हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? मैं पीएम सर बायोवाला उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे नर्वस सिस्टम के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अंत तक ये क्वेश्चन को आप देखिएगा, जो आपके डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम में पूछने के चांस इनकी क्या होते हैं, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, वैसे बच्चे जो डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं वो उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाएं, उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाएं और गवर्नमेंट कॉलेज को पाकर अपने माता पिता के और अपने सपने को साकार करें। चलिए शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो आप सभी नाम से ही आपको स्पष्ट है कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो पार्ट्स क्या करते हैं कि किसी भी चीज को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि हमको खाना है तो हाथ काम कर रहा है, सुनना है तो कान काम कर रहा है, तो हमारे अंदर का सेंसेशन हो रहा है। तो क्या जिसके माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर किसी चीज की संवेदना पैदा हो रही है वो किसका काम है? नर्व का काम है। और इन सारे नर्व के एक मिलाने से क्या एक सिस्टम का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी क्रियाएं होती है, उनका रिस्पॉन्स करते हैं, उनके अनुसार वो कार्य करते हैं। चलिए इसी पर हमारा आज का एमसीक्यू होने वाला है और ये एमसीक्यू आपके डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपके डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम में पूछे हुए भी कुछ क्वेश्चन है, वो अंत तक वीडियो को देखते रहिए ताकि आपके डी फार्म में कोई क्वेश्चन, डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम में किसी क्वेश्चन को आप छोड़ कर ना आइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी कपाल तंत्रिका का नाम है। सबसे छोटी कपाल तंत्रिका का नाम है, हमारा ये कपाल है। इस कपाल के अंदर जब देखिएगा तो सबसे छोटी जब तंत्रिका की बातें आएंगी तो उसके पास क्या होता है कि एक छोटा सा क्या होता है, एक नर्व ऑप्टिक्स होता है। ठीक है, और इस नर्व ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है कि आंखों के पास एक छोटी सी रेटिना होती है जहां से क्या होता है कि हमें देखने की संवेदना क्या होती है, उत्पन्न होती है। वो हमारे कपाल तंत्रिका तंत्र के सबसे छोटी चीज होती है। क्या? दृष्टि। दृष्टि किससे? रेटिना से आती है जी। तो रेटिना क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो पहला कर रहा है ऑप्शन क्या है? रेटिना। सही बात है। ऑप्थेल्मिक नहीं, अपवर्त नहीं, ये भी नहीं, वेगस नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा जी आपका? ए आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी कपाल तंत्रिका का नाम क्या है? दृष्टि जो होती है, जो आप आंखों की रेटिना का सबसे छोटी होती है कपाल तंत्रिका में। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है। तो आप सभी जानते हैं कि ये है क्या है? स्पाइनल है। ठीक है, और ये नर्व है। इसके अंदर क्या, ये नर्व आपको दिखाई पड़ा ना, तो स्पाइनल के अंदर जो नर्व दिखाई पड़ा है इसके अंदर दो चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले क्या कि यहाँ जो कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है इसके मैसेज को नर्व के माध्यम से पहुंचाएगा। ठीक है, तो मोटर का पहुंचाने का जो काम किया होगा आपका मोटर का काम किया। और कोई आपका काम हुआ तो पहले उसको ऑब्जर्व किया कि भाई ये काम है। मानते किसी को मारते तो लगता है ना कि मार रहा है, तो उसका क्या संवेदना पैदा हुई कि भाई इस चीज से लगा, यहाँ लगा, तो क्या सेंसेशन हुआ ना, तो संवेदना पैदा हुई। भाई आपका क्या हुआ? आपके पास संवेदनाएं उत्पन्न हुई। संवेदना उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ? ये दोनों जब मिलता है तो क्या आपके स्पाइनल तंत्रिकाएं का एक पार्ट हो जाता है जिसके माध्यम से आपका स्पाइनल क्या करता है? एक काम करता है। ठीक है, तो पहला क्या करता है? चालक का काम तो करता है, संवेदी का भी काम करता है। ये दोनों का, ये दोनों को मिला देंगे, दोनों का मिश्रित हो गया ना, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या कि स्पाइनल तंत्रिकाएं कैसी होती है? मिश्रित। इसमें चालक भी होता है और संवेदी तंत्रिकाएं भी होती हैं। ये बात समझ गए? देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अनुकूल प्रतिवर्ती क्रियाएं का अध्ययन किया जाता है। अनुकूल प्रतिवर्ती क्रियाएं का अध्ययन किया था, किसने किया था जी? अनुकूल प्रतिवर्ती क्रियाएं का अध्ययन आपका एक पेरलोव नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुत्ते के ऊपर उन्होंने क्या किया था कि इसका प्रयोग किया था। उन्होंने बेल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था? एक कुत्ते को भूखे रखा था और घंटी बजाते थे तब उसको खाना देते थे। तो कुत्ते को क्या ये भाई लग गया कि अब जब घंटी बजेगी तो हमें खाना मिलेगा। ये क्या था? ये बेल एक्सपेरिमेंट था जो किसने किया था? पेरलोव नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस पर किया था? ये कुत्ते पर किया था। ये कैसा है आपका जी? कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है। तो अनुकूल प्रतिवर्ती क्रियाएं का अध्ययन किया था किसने जी? पेरलोव ने किया था। मेंडल ने नहीं, विलियम हार्वेन नहीं, ह्यूगो डी वोरिज ने नहीं। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेलोम ने अपने प्रयोग किए थे। तो भाई पेलोम ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? डॉग के ऊपर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डॉग के ऊपर अपना प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन कहता है भेड़ पर, नहीं गलत है। कुत्ते पर, सही बात है। गाय पर, ये भी गलत है। बिल्ली पर, ये भी गलत है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। पेलोम ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? कुत्ते पे किए थे। ठीक है। 5वां क्वेश्चन कहता है कि अग्र मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। कौन हमारे अग्र मस्तिष्क में नहीं आता है? फोरहेड में नहीं आता है। तो फोरहेड में आपका सेरिब्रम आता है। सही बात है भाई। और इसी के आगे ना हमारा नाक के घ्राण है, ओल्फैक्टरी पार्ट भी आता है। ठीक है। डायनोसेफ्लॉन भी आपका आता है। तो आपका फोरहेड के अंदर कौन का है? अग्र मस्तिष्क में घ्राण भाग भी आता है, परम मस्तिष्क भी आता है, डायनोसेफ्लॉन भी आता है। तो कह रहा है कि लेकिन अनुमस्तिष्क जो है सेरिबेलम, ये जो क्या है आपके पीछे वाले ब्रेन के पार्ट्स के अंदर उपस्थित है। क्या? सेरिबेलम। ठीक है। सेरिब्रम आगे और सेरिबेलम कहाँ? पीछे वाले पार्ट में, अनुमस्तिष्क में। तो कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क से कौन संबंधित नहीं है? तो आपका अनुमस्तिष्क संबंधित नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ये सारे किससे संबंधित है? ये सारे के सारे आपके अग्र मस्तिष्क से संबंधित है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क के अंदर ये पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन? आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ये क्या है? अग्र मस्तिष्क संबंधित नहीं है। 6ठा क्वेश्चन कहता है गंध ज्ञात का केंद्र स्थित है। आप जो कुछ भी सुनते हैं तो किससे सुनते हैं? नाक से सुनते हैं ना। तो नाक के अंदर घ्राण पिंड होता है, ओल्फैक्टरी पिंड होता है। ठीक है। वही ओल्फैक्टरी पिंड के कारण क्या होता है? घ्राण पिंड के कारण क्या होता है? किसी वस्तु के गंध को हम क्या करते हैं? सूंघते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि ये भाई ये वस्तु ये चीज है। तो गंध ज्ञात का केंद्र स्थित है किसमें जी? आपका घ्राण पिंड में। सही बात है। परम मस्तिष्क में नहीं, अनुमस्तिष्क में नहीं, पॉन्स में नहीं। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि परम मस्तिष्क है। परम मस्तिष्क क्या है? देखिए हमारा जो परम मस्तिष्क होता है, आगे जो फोरहेड जो होता है, ये आपके स्मृति का भी ज्ञान स्मृति का केंद्र होता है। हमें जो पढ़ाई लिखाई जो आती है, याद रखते हैं, उसका भी केंद्र है। जो बोलते हैं, क्या बोलना है, क्या सोचना है, इसका भी एक केंद्र होता है हमारा फोरहेड। हमारी क्या इच्छा शक्ति है, किस काम को करना है, कौन सी अच्छी गति है, इसका भी एक क्या केंद्र होता है? कौन? हमारा परम मस्तिष्क होता है। तो आपका ऑप्शन डी क्या कहता है? ये सभी। तो सही बात है भाई। आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्या? ज्ञान, ये सभी होंगे, क्योंकि परम मस्तिष्क ज्ञान स्मृति का केंद्र भी होता है, वाणी चिंतन का भी केंद्र होता है, हमारी इच्छा शक्ति और अच्छी कार्यों का भी केंद्र होता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 नंबर कहता है कि तंत्र का विकास होता है। तो देखिए शुरुआत स्टेज में जब भी आपके नर्वस सिस्टम की जब उत्पत्ति होती है, तो इसकी उत्पत्ति आपके इक्टोडर्मल होती है। पहले बाहर से इसके लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। उसके बाद उसके अन्य लेयर का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो तंत्र का विकास जब भी होता है वो आपका कैसा होता है? इक्टोडर्म से होता है, मेसोडर्म से नहीं होता है, मध्य वाले भाग से नहीं होता है, एंडोडर्म से भी नहीं होता है। इन सभी से भी आपका नहीं होगा। आपका सिर्फ होगा तंत्र का जब भी विकास आपका होगा तो किससे होगा? एक्टोडर्म से होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशियों के संकुचन से संबंधित है? देखिए ब्रेन के अंदर तो बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि आगे वाले पार्ट, ब्रेन के पार्ट में सेरेब्रम उपस्थित होता है और पीछे वाला पार्ट में आपका सेरेबेलम उपस्थित होता है। ठीक है। अब यही सेरेबेलम क्या करता है कि मस्तिष्क जो हमारे अंदर में मांसपेशियां होती है ना, उस मांसपेशियों को सिकुड़ने का काम करता है। ठीक है। उसके संकुचन का काम करता है। कौन? सेरेबेलम काम करता है। जब थैलेमस की बातें आती है तो थैलेमस से आपका उसमें पार्टिसिपेट नहीं होता है, हिप्पोकैम्पस भी नहीं होता है, और सेरिब्रम और टेम्पोरल दोनों एक साथ नहीं होंगे। सिर्फ होगा तो क्या? सेरिबेलम ही क्या होगा? मस्तिष्क का एक ऐसा पार्ट है जो पेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है, उससे ये संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या कहता है? सेरिबेलम। सही बात है। ऑप्शन बी क्या कहता है? थैलेमस नहीं जी, हिप्पोकैम्पस नहीं, सेरिब्रम और टेम्पोरल ये भी नहीं। तब आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 10 में क्वेश्चन कहता है कि मेंडुला ऑब्लोंगेटा की गुहाएं हैं। देखिए मेंडुला ऑब्लोंगेटा की जो गुहाएं होती है वो कहाँ देख रहे हैं कि इस पार्ट में क्या होती है कि मेंडुला ऑब्लोंगेटा की गुहाएं होती है। ये कौन सा हमारे जो ब्रेन के अंदर के जो पार्ट होते हैं, फोर्थ जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इसी फोर्थ वेंट्रिकल्स पर क्या होता है कि हमारा मेंडुला ऑब्लोंगेटा उपस्थित होता है। ठीक है। मेंडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है। तो किस पार्ट में? चतुर्थ वेंट्रिकल में उपस्थित होता है।
तो मेंडुला ऑब्लोंगेटा की गुहा कहाँ उपस्थित होती है? चतुर्थ वेंट्रिकल्स में। बी कहता है द्वितीय में नहीं, ऑप्टिक लोब में नहीं, ऑप्टिक कैप्सूल में, ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही। मेंडुला ऑब्लोंगेटा की गुहा कहाँ? चतुर्थ वेंट्रिकल्स में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। तो देखिए जो ब्रेन की जो भार की जो बातें होती है, तो एक सामान्य जो मनुष्य होता है जो स्वस्थ है, उसका ब्रेन आपका लगभग 1.2 kg से लेकर आपका 1.5 kg तक होता है। मतलब कि इसी के रेंज में होगा। मतलब कि इसको कह सकते हैं कि 12,000 से लेकर आपके 15,000 ग्राम तक ये होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 12 से 15,000 के अंदर ये जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जैसे ही होगा ग्राम के अंदर होगा, तो इसके रेंज में होगा। तो कौन कौन सी चीज़ आती है? देखिए, तो पहला कहता है 1380, तो भाई 12 से 15,000 के रेंज में, सही बात है। 1,000 नहीं, ये इसका नीचे है। 1880 उसके ऊपर होगा, ये भी नहीं होगा। 2500 ये भी नहीं होगा। तो एक सामान्य मनुष्य के जो ब्रेन की भार होती है, मस्तिष्क का जो भार होता है, कितना होता है? 1380 ग्राम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है। तो आप सभी जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन होते हैं, वही न्यूरॉन क्या होते हैं कि तंत्रिका तंत्र की एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। कहीं भी बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी होती है, उसके मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? न्यूरॉन करते हैं। ठीक है, तो कहता है बी कहता है नर्व फाइबर नहीं होगा, न्यूरोग्लिया नहीं होगा, पेशिया ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा जी? ये आपका आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र उत्तक की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, जैसे कि यही आपका क्या है? ये न्यूरॉन का फोटो है। ये बाहर जो निकला हुआ है डेंड्राइट से, ये सेल बॉडी है। ये अंदर के पार्ट्स की गार्डन में पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? श्वान सेल कहते हैं। और यहाँ इसके आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसको क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। और दो श्वान सेल के बीच जहाँ ज्वाइंट वाला पोर्शन तो कहते हैं नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। ये क्या है? एक जॉन टर्मिनल, नीचे वाले पोर्शन को एक जॉन टर्मिनल, एक जॉन के अंदर श्वान सेल, माइलिन शीथ और नोड ऑफ रेनबियर आते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। जहाँ कहीं भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसका मैसेज ब्रेन तक फास्ट पहुंचता है। तो किसके माध्यम से पहुंचता है? हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन है, उसी न्यूरॉन के माध्यम से सीधे सेंसेशन को, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है। न्यूरॉन के माध्यम से ही किसी मैसेज को हमारा ब्रेन क्या करता है? प्राप्त करता है। वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि शरीर के अंदर सारे जगह पर उपस्थित होती है ना। तो पहला कहता है लिम्फ नहीं, ओस्टियोसाइट ये भी नहीं होगा, क्रोमैटोफोर ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा आंसर जी? आपका डी आंसर क्या होगा? न्यूरॉन। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। देखिए, तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर जब भी क्या होता है? सेल डुप्लीकेशन की प्रक्रियाओं अंदर नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? एनर्जी के सोर्स के रूप में क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। सही बात है। गोल्जी बॉडी में पाया जाएगा, न्यूक्लियस यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सेंट्रोसोम जो होता है, वही सेंट्रोजोम इसके अंदर क्या होता है कि नहीं पाया जाएगा। तो कौन अनुपस्थित है जी? तो आपका सी अनुपस्थित होगा। क्या? सेंट्रोसोम क्या होता है? तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भ्रूणीय परिवर्धन के पश्चात निम्न में से कौन सी कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है? भ्रूणीय परिवर्धन, जब हम भ्रूण के अंदर हमारा जो विकास होता है, तो उस समय कह रहा है कि निम्न से किस कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो जो हमारे नर्व जो होते हैं, नर्व सेल का जो है डिवीजन जो है कभी नहीं होता है। ये कभी नर्व सेल क्या होती है कि भ्रूण अवस्था में विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि तंत्रिका कोशिका, सही बात है। पेशीय नहीं, त्वचा कोशिका ये भी नहीं, यकृत कोशिका ये भी नहीं। तो भ्रूणीय परिवर्तन के पश्चात निम्न में से कौन सी कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है? तो जो नर्व कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, उनका कभी विभाजित नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण होता है। देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क की जब बातें होती है, तो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर क्या होते हैं कि 3 लेयर होते हैं। एक बाहरी जो लेयर होता है, उस बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? हम डूरामेटर कहते हैं। डूरामेटर कहते हैं। बाहरी लेयर क्या कहते हैं? डूरामेटर कहते हैं। मध्य की जो दीवार, मध्य के जो लेयर होते हैं, अर्चिनोइड कहते हैं। और जब सबसे अंदर ब्रेन के पास जो आपके लेयर दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाईमेटर कहते हैं। ठीक है,
बाहरी दीवार को डुरामेटर और मध्य दीवार को आर्चेनॉइड, ठीक है, और आंतरिक दीवार को पाइमीटर कहते हैं। ठीक है, तो पहला मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण क्या है? डुरामीटर। पहला ऑप्शन क्या कहता है? डुरामीटर सही बात है। पाइमीटर नहीं, अरेक्नॉइड, ठीक है, अरेक्नॉइड ये भी नहीं, कोरॉइड ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही। मनुष्य के बाहर दीवार क्या है? डुरामीटर है, बाहरी दीवार को डुरामीटर। 16वां क्वेश्चन कहता है कि पार्किंसन रोग संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले बता दें कि पार्किंसन रोग क्या होता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो नर्व होते हैं ना, वो नर्व क्या होते हैं कि ब्लॉक होते जाते हैं, नस क्या होती है? ब्लॉक होती जाती है। ये चलते क्या होता है कि हाथों के अंदर सिकुड़न होता है, हाथ काम करना कम कर देगा, लगता है कि शरीर शून्य हो गया है, काम नहीं कर रहा है, कद नहीं करता है, क्या रे ठकुआ मार दे ले बा। ठीक है, तो ये क्या शरीर के अंदर नस के जब ब्लॉकेज हो जाता है, जिस चलते क्या होता है कि बॉडी हमारा प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाता है, वैसे रोग को क्या कहते हैं? पार्किंसन डिजीज कहते हैं। अब ये क्या होता है? ब्रेन के नर्व, ब्रेन के पास जैसे मानते हैं यहाँ काम नहीं करा, क्यों काम नहीं किया? क्योंकि यहाँ हमने जैसे चींटी काटा तो यहाँ के अंदर के जो नर्व हैं वो नर्व काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के नर्व क्या है? ब्लॉक हो गए हैं, ये सिग्नल क्या है? ब्रेन को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये चलते क्या हो रहा है कि इसकी महसूस नहीं हो रही है आदमी को कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है। तो ये कहाँ होते हैं? ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, इसी से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कहता है कि पार्किंसन रोग क्या होता है? बता दीजिएगा कि जब हमारे शरीर का कोई पोर्शन काम करना बंद कर दे। कब बंद करेगा? तो हमारे शरीर के जब नर्व क्या होंगे? ब्लॉक हो जाएंगे, तो काम करना बंद कर देंगे। ये किससे संबंधित है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्या होते हैं? ये संबंधित होते हैं। ठीक है, किससे होंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सही बात है पहला ऑप्शन। अग्नाशय से नहीं होंगे, त्वचा से नहीं होंगे, मुख गुहा से नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही। पार्किंसन रोग संबंधित है किससे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।